अच्छा जी, ओके बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन अपने कोर्स का। फिर बेसिकली हमने कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया था, क्योंकि मेजर चीज़ तो हमारी इस कोर्स में कोऑर्डिनेट है ना, जो डिफ़र करती है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस को कैलकुलस से। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कैलकुलस पढ़ा होता है, फिर आप फर्दर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ते हो, तो इसमें मेन डिफरेंस तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही है ना, कि अगर आप y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कैलकुलस के कोर्स में लेते थे, तो इट मीन्स कि आप x फंक्शन ऑफ x वन वेरिएबल लेते थे, दैट इज एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ओनली। तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जब ये कहते हैं कि हमारा एक फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो वो मल्टी वेरिएट फंक्शन बन जाता है। ठीक है, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं कि एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है। अब वो एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन हमने हर चीज़ को ज्योमेट्री के हिसाब से स्टडी करना होता है। तो जब हम ज्योमेट्री देखते हैं तो देखें, अगर मैं ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से देखूंगी तो वन वेरिएबल के बाद जब मैं टू पे आऊंगी तो भी मुझे एक्स वाई जी एक्सिस पे आना पड़ता है, क्योंकि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई रिप्रेजेंट्स अ सरफेस। तो सरफेस पे ऑलरेडी बहुत सारे फिनोमेना को डिस्कस करना एज कम्पेयर टू फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को डिस्कस करने के थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हम ये अब समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स कर दूंगी तो थोड़ा और ज्योमेट्रिकली डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम जितने वेरिएबल्स एक्सीड करते चले जाते हैं वो फिर एक डिफरेंट किस्म का फिनोमेना हमारे पास आ जाता है। तो हम इस वजह से यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, हम प्रेफर ये करेंगे कि हम z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई सरफेस तक रहें, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स तक रहें, और उनको हम ज़्यादा स्टडी करें। और उसके बाद फिर हम, मैंने आपको जिस तरह लास्ट लेक्चर में बताया था, एंड आई एम जस्ट रिपीटिंग, कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनमें हम उनको थ्री वेरिएबल्स तक भी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को समझने के बाद हमने अब ये देखना है कि वेक्टर्स एंड ज्योमेट्री ऑफ स्पेस यहाँ पे क्या है। ठीक है, आप जब भी फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपका एक वेक्टर है, आप पहले उसकी वन डायमेंशन लेते रहे हो कैलकुलस में, आप डायमेंशन बढ़ाओगे जब आप कहोगे कि अब ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, या हमारे पास किसी वेक्टर की डायमेंशन टू आ गई हैं, थ्री आ गई हैं, तो फिर हमारी ज्योमेट्री भी तो उसके हिसाब से बदलेगी। तो अब हमने कुछ ऐसी शेप्स पढ़नी है यहाँ पर। ज्योमेट्री ऑफ स्पेस का मतलब यही होता है कि हम यहाँ पर कुछ ऐसी शेप्स जिसमें मेजर हमने सिलेंडर्स और क्वाड्रिक सरफेसेस पढ़नी है, हम उनको स्टडी करेंगे। क्योंकि देखिए, पहले जब तक हम कैलकुलस में थे ना, तो हम बहुत सिंपल कर्व्स देख रहे होते थे, जैसे कॉनिक सेक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, आप ये समझें कि आपने कैलकुलस के अंदर कॉनिक सेक्शन पढ़ा था, कॉनिक सेक्शन में सिर्फ कर्व्स थी, सरफेसेस नहीं थी, क्योंकि आप टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर कर्व ड्रॉ करते हो, सरफेस ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अब जो ही आ जाते हो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो अब तीन एक्सिस की हेल्प से आपने अपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। z y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता था, तो x वाज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। तो वो एक प्लेन बनता था जिसमें एक एक्स एक्सिस होता था, जिसपे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ड्रॉ करते थे, एंटर करते थे, फिर एक वाई एक्सिस होता था। तो इस प्लेन में हमारे पास सिर्फ एक कर्व बन सकती थी, हमें नहीं पता इस कर्व की डेप्थ कितनी है। ठीक है, तो जब हम उसकी डेप्थ को, उसकी थिकनेस को देखते हैं, जैसे फर्क होता है ना, एक सर्कल है और एक रिंग है, सर्कल और रिंग में फर्क होता है। किस चीज का फर्क होता है कि आप सर्कल में थिकनेस को इग्नोर कर रहे हो, आप कह रहे हो थिकनेस अप्रोचेस टू जीरो, आप सिर्फ उसकी आउटर बाउंड्री देख रहे हो कि इसकी शेप है कैसी। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन में आपने कैलकुलस में, इफ यू रिमेंबर, हमने जो मेजॉरिटी कर्व्स पढ़ी थी वो क्या होता था, हम एक लाइंस लेते थे, फिर कर्व पे आते थे, कर्व्स में हमने सर्कल पढ़ लिया, पैराबोला पढ़ लिया, हाइपोपोला आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह की सिंपल कर्व्स पढ़ी हैं। अब सरफेसेस के केस में हमें सिलेंडर्स देखने पड़ेंगे, हमें क्वाड्रिक सरफेसेस देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी सरफेसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेंडर्स को ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं, क्योंकि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के कोर्स में हमारे पास जो सरफेसेज हैं उनमें सिलेंडर्स से ही हम स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे सिलेंडर्स के बारे में आप बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आई थिंक आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स को पहले पता होंगे कि देर आर सम टिप्स, कुछ ऐसी हमारे पास जो है वो शॉर्ट फार्मूलाज या शॉर्ट ऐसे हमारे पास आपके लिए इनडायरेक्ट हमारे पास
नॉलेज होती है कि हम बड़ी आसानी से वो फंक्शन या वो इक्वेशन होती तो हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के अंदर है, लेकिन वहां से सिलेंडर को रिकॉग्नाइज करना बड़ा आसान है, और वो हम अब यहाँ देखेंगे, ठीक है। So what we are going to learn in this section, this is cylinder and various types of quadratic surfaces. Okay, अच्छा सबसे पहले ट्रेसेस को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि देखें मैंने पहले भी आपको बताया है कि हर सरफेस को इमेजिन करना इतना आसान नहीं होता। जैसे कर्व, अगर मैं आपसे कहूँ सर्कल है, अगर आप 2D में किसी सर्कल को ड्रॉ करते हो या आप उसको इमेजिन करना चाहते हो तो आपके लिए बड़ा आसान है। लेकिन मैं आपको किसी भी सरफेस का नाम दे दूं, मैं आपसे कहूँ इसको इमेजिन करें ज़रा, इसके बारे में आप मुझे कोई भी थ्योरी दें तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। अब ट्रेसेस का यहाँ कंट्रीब्यूशन क्या है, दैट whenever we want to sketch the graph of a surface, it is useful to determine the curves of intersection of these surfaces with planes parallel to the coordinate planes. अभी हम आगे जाके इसको फिगर्स में जाके बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये जो 3 लाइंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपके स्कोर्स के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपको आगे भी काम आएगी कि जब भी आपने किसी सरफेस का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, यू हैव टू डिटरमिन दी कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, अब ये कर्व्स कहाँ से आएंगी? रिमेंबर दैट इन स्पेस curves are obtained through the intersection of surfaces and planes. आप किसी सरफेस का किसी प्लेन के साथ जब इंटरसेक्शन लेते हो तो आपके पास कर्व आती है। हम अगले लेक्चर्स में भी many टाइम्स ये चीज़ हम देखेंगे, और मैं आपको हर फिगर से समझाऊंगी कि सरफेस और प्लेन की इंटरसेक्शन कर्व कैसे आती है। तो ये परेशान नहीं होना कि ये जिस लिखा है समझ नहीं आ रही, यू विल क्लियरली सी दैट कि जब भी आप किसी सरफेस और प्लेन का इंटरसेक्शन लेते हो तो आपके पास कर्व आती है। अच्छा, अब जो प्लेन्स हम लेते हैं, यहाँ पर वो प्लेन्स नहीं है, हमने रैंडम प्लेन नहीं लेना, रिमेंबर दैट। ट्रेसेस के केस में जो आपके प्लेन्स हैं वो हमेशा आपके कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होने चाहिए। कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ प्लेन्स बता दूं तो मैं कहूँगी कि प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, प्लेन पैरेलल टू वाई जी एक्सिस, प्लेन पैरेलल टू एक्स जी एक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास आप कह लें कि बेसिक प्लेन्स हैं जो कि हमेशा कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होते हैं। अब इन 3 प्लेन्स के अलावा 3D ज्योमेट्री के अंदर आप अगर देखें एक्स वाई जी एक्सिस के अंदर बहुत सारे प्लेन्स हैं, इनफाइनाइट मेनी प्लेन्स आ सकते हैं, लेकिन वो अदर देन उन प्लेन्स के होंगे जो पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स होगा। तो आपका जो ट्रेस है वो डिपेंड करता है कि आप जो इंटरसेक्शन के थ्रू कर्व्स ऑब्टेन करोगे, those curves should be obtained through the intersection of surfaces and planes parallel to the coordinate planes. So, अब जो कर्व्स आपने ऑब्टेन की हैं उनको बोलते हैं ट्रेसेस ऑफ द सरफेस। तो आपसे अगर कभी भी ये पूछा जाए किसी भी लेवल पे कि ट्रेस बताएं जी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस विद द प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स करते हो तो आपके पास जो कर्व्स आती हैं ऐसी कर्व्स को ट्रेसेस कहते हैं। अब यहाँ पर अभी जिस पॉइंट पे मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की है, मैंने आपसे ये कहा है कि ये जो प्लेन्स हैं ये किसी और तरह के प्लेन्स नहीं होंगे, ये स्पेशल किस्म के प्लेन्स हैं जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होंगे। इसलिए स्ट्रेस की डेफिनेशन में ध्यान रहे कि यहाँ पर जो आप लिखते हो ना प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये बात लिखना जरूरी है। अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल नहीं है तो ऐसी जो कर्व्स हमें ऑब्टेन होंगी उनको हम ट्रेस नहीं कह सकते। ट्रेस का दूसरा वर्ड हम क्रॉस सेक्शंस भी लेते हैं, और मेरे ख्याल से इस दूसरे नाम से ना आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर इससे पहले तक समझ नहीं आ रही थी तो अब आ जाएगी। एम आई राइट? कितने लोगों को समझ आ गई है क्रॉस सेक्शन पढ़ने के बाद कि ट्रेस होता क्या है? मैम क्रॉस सेक्शन से पहले आ गई थी समझ। तो क्रॉस सेक्शन के बाद आना बंद हो गई? नहीं, उससे पहले ही आ गई थी। तो मैम किसी एग्जांपल से समझा रहे हैं। अच्छा, एग्जांपल से समझाती थी बेटा, नो प्रॉब्लम। देखें क्रॉस सेक्शन क्या होती है, आपके पास एक रॉड है, रॉड जरा आप कह लें कि रॉड का एरिया जरा ज्यादा ले लें आप, ठीक है। यानी आपके पास, आपको पता है कि रॉड का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपने ये देखना है कि लेंथ एंड विड्थ वाइज उसने कितना वॉल्यूम कवर किया है। अब एक आप
आप थोड़ी सी इमेजिन करने के लिए ज़रा इस रॉड की थिकनेस ज़रा ज़्यादा लें, ठीक है, एक सर्कुलर रॉड की मैं बात कर रही हूँ। आप इसको किसी भी जगह से कट करें, ठीक है, जिस भी जगह से कट करें, मुझे ये बताएं क्या रॉड की ओरिजिनल जो सर्कुलर शेप है, मैं सिर्फ सर्कुलर साइड से बात कर रही हूँ, क्या उसको किसी भी जगह से कट करने से वो शेप वैसी ही रहेगी या बदल जाएगी? वैसी रहेगी। वैसी रहेगी। और वो शेप कौन सी होगी? सर्कुलर। सर्कल। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? सर्कल है। सो हम जब बहुत सारे सर्कल्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास वो रॉड बनी है, और इनफाइनाइटली मैनी प्लेसेस से मैं उसकी क्रॉस सेक्शन को ऑब्टेन कर सकती हूँ। अब इसी बात को अभी आई थिंक आपके लिए इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको ज़रा शेप से ये बताऊंगी कि ये जो हम ट्रेस है वो हम इमेजिन कैसे कर सकते हैं। वहाँ से शो करने के बाद आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा एंड देयर विल बी नो इशू, ठीक है। ओके, अब सिलेंडर होता क्या है? सिलेंडर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, क्योंकि सिलेंडर हमने जिस तरह की ज्योमेट्री में हम डिस्कस अभी करने जा रहे हैं तो हमें सिलेंडर को डिफाइन करना पड़ेगा। आप आगे जाके देखिएगा आपके प्रॉब्लम्स के अंदर बार बार जाके सिलेंडर का वर्ड यूज होगा। सो व्हाट इज अ सिलेंडर? अ सिलेंडर इज अ सरफेस दैट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल लाइंस। जब मैं ये बोल रही हूँ, आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो सामने शेप बनी है ना, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, आप इसको देखिए और सुने, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। A cylinder is a surface that consists of all lines. ये हैं जी, ये लाइंस आप देख लें जो आपको नजर आ रही हैं। That consists of all lines, जिनको हम रूलिंग्स भी कहते हैं, that are parallel to a given line. अब देखिए किसी एक लाइन को स्टैंडर्ड बना ले तो सारी की सारी लाइन उस लाइन के पैरेलल आ रही हैं। एंड पास थ्रू अ गिवन प्लेन कर्व। अच्छा, प्लेन कर्व क्या होती है? प्लेन कर्व याद रखिएगा, जब भी आप 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं उसको प्लेन कर्व कहते हैं, ठीक है। तो एक लाइन को स्टैंडर्ड बना लिया, उससे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की, तो वो किसकी सरफेस बनाती हैं? सिलेंडर की सरफेस बनाती हैं। अब इसकी एक और सेकंड प्रॉपर्टी भी है, सिर्फ ये लाइंस नहीं लेनी। जी जी प्लेन कर्व में बेटा, प्लेन कर्व कोई भी कर्व जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ की जाती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो आप लेते हो ना, उसको आप प्लेन कहते हो। आप सर्कल लेते हो, आप उसको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ कर सकते हो, वो प्लेन कर्व है। पैराबोला प्लेन कर्व है, इलिप्स प्लेन कर्व है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ स्फीयर, तो स्फीयर जो है वो इट्स टोटली डिफरेंट। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। सो अब इन लाइंस के अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी भी है, एंड पास थ्रू अ गिवन प्लेन कर्व। अब ये रही, ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है, ये प्लेन कर्व है, ठीक है। इस प्लेन कर्व से इन सारी रूलिंग्स को क्रॉस करना चाहिए। ये सिलेंडर की डेफिनेशन है। सिर्फ सिलेंडर, अभी सिलेंडर की पूरी डेफिनेशन भी हमने डिफाइन नहीं की, अभी मैं सिर्फ सिलेंडर की सरफेस की बात कर रही हूँ। अपने माइंड में जरा सिलेंडर की शेप लेकर आए। आपके सिलेंडर की जो आउटर सरफेस है, देखिए हर हर जो भी आप स्पेस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टडी करते हो ना, उसकी सरफेस को स्टडी करना बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ आप एक बॉल लें, जिसको हम बेस्ट स्फीयर की एग्जांपल एक बॉल होती है, तो बॉल की सरफेस क्या होगा? उसका जो आउटर पूरे आप जो 360 पे आप उसको किसी भी साइड से देखते हो, वो उसकी सरफेस है, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी आप जो है वो स्फीयर ले लें या इस तरह की कोई भी शेप ले लें, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, सॉरी, तो उसमें जो उसकी सरफेस होगी, दैट मीन दैट कि हमने ये चीज़ सबसे पहले देखनी होती है कि वो बना कैसे। तो सिलेंडर की जो आउटर सरफेस है, पहले ये देखनी है कि ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली वो बनी कैसे है। सो ऑल्टरनेटिवली उसका एक आसान मेथड भी है समझने का, वो ये है कि वी कैन से दैट अ सिलेंडर इज अ सरफेस that is generated by moving a straight line along a given planar curve. अच्छा, आप ये कह लें कि आपने जैसे सिलेंडर की पहली डेफिनेशन देखी है, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो इसको यूं इमेजिन कर ले कि सिलेंडर एक ऐसी सरफेस है जिसको हम जनरेट करते हैं बाय मूविंग अ स्ट्रेट लाइन along a given planar curve. देखें, ये आप ले लें लाइन जो हमने जिसको रूलिंग्स बोला था, अपने कर्सर को गौर से देखना है।
ये रेड कलर की जो आपके पास लाइन है ये आपकी कोई प्लेनर कर्व है। आप इन लाइंस को मेरे साथ ज़रा इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की जब तक हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मैं प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही, जब आप चले जाएंगे मैथमेटिकल सारी कैलकुलेशंस के अंदर, तो वहाँ मैं आपसे ये नहीं डिमांड करूँगी, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि आप इमेजिनेशन में जाएं और वैसा वैसा आप ड्रॉ भी करें अपने माइंड में। लेकिन फिलहाल जब तक हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ इस चीज़ को इमेजिन करें। आप सिलेंडर की ज़रा आउटर जो सरफेस होती है उसको इमेजिन करें। उसकी जो आउटर सरफेस है वो क्या है, बिल्कुल सर्कल है, ठीक है। और अगर मैं लेंथ देखूं सिलेंडर की तो वो रूलिंग्स हैं, पूरी जो कहीं से भी लेंथ देखूं वो रूलिंग्स है। और जो सर्कुलर उसकी शेप है वो प्लेनर कर्व है। तो आप यहाँ से खुद अंदाजा लगाएं कि आप क्या हो रहा है, ये प्रोसेस क्या हो रहा है। दिस सरफेस इज जनरेटेड बाय मूविंग अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन है, मूव होती जा रही है होती जा रही है, एक लाइन आई दूसरी लाइन आई, करते करते मैंने पूरा 360 तक लाइंस ड्रॉ कर दी। तो मैं 360 की लाइंस को किसके अबाउट रोटेट कर रही हूँ, किसके अबाउट मैं इसको मूव कर रही हूँ, एक प्लेनर कर्व है जो हर पॉइंट पे सेम है, एंड दैट इज अ सर्कल। सो द कर्व, वो जिस कर्व के राउंड अबाउट रोटेट करने से आपके पास सरफेस आ रही है, इस कर्व को कहते हैं जनरेटिंग कर्व, जो ये आपके पास एक रेड कलर में यहाँ ड्रॉ करके शो की गई है। ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं, दीज आर लाइंस थ्रू जनरेटिंग कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो डायग्राम के अंदर आपकी रूलिंग्स हैं, याद रखिएगा ये सारी रूलिंग्स एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। मेरे पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि मैं यहाँ पर ये रूलिंग्स किसी और एक्सिस के पैरेलल भी बना सकती हूँ। उससे सिर्फ ये फर्क होगा कि हम सिलेंडर्स को, यहाँ पर जो सिलेंडर होगा वो उसको हम थोड़े डिफरेंट तरीके से स्टडी कर रहे होंगे, ऐसा आपको उसकी सरफेस नजर नहीं आ रही होगी जैसे इस वक्त आ रही है। और ये सरफेस यहाँ पे आपको दिखाने का पर्पज ये है कि रूलिंग्स को एक्स एक्सिस की तरफ दिखाना बेसिकली हमारा पर्पज है, ठीक है। सो इन सॉलिड ज्योमेट्री वेयर सिलेंडर मीन्स सर्कुलर सिलेंडर। अब आपका जो यहाँ पे सिलेंडर है इसकी और कोई शेप नहीं है, बहुत सारी सिलेंडर्स की डिफरेंट शेप्स भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर जो ज्योमेट्री हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ जब भी हम सिलेंडर लेंगे तो हमेशा उसकी सरफेस सर्कुलर होगी, कोई और शेप उसकी नहीं हो सकती। सो द जनरेटिंग कर्व्स आर सर्कल्स, ठीक है, जो भी आपके पास जनरेटिंग कर्व्स होंगी वो सर्कल्स होंगे। बट नाउ वी अलाउ जनरेटिंग कर्व्स ऑफ एनी काइंड। देखें इस पॉइंट की यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपने इससे पहले जब भी कहीं पर सिलेंडर का नाम सुना होगा, जब तक आपने एमवीसी नहीं पढ़ा था, जब तक आप कैलकुलस में थे, तो आप जब भी सिलेंडर की बात करते थे तो आपके माइंड में वो एक ही सिलेंडर आता था जो डेली लाइफ में हम जिसको कहते हैं कि जी एक सर्कुलर शेप है, कोई उसकी हाइट होगी स्पेसिफिक। लेकिन अब यहाँ पर हम वो सिलेंडर भी डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी जनरेटिंग जो कर्व्स हैं वो हमेशा सर्कल्स ही हों। मैंने आपको सिलेंडर समझाने के लिए जिस सिलेंडर की एग्जांपल देकर समझाया है, हम इससे आगे भी जाएंगे। अब हमें हमारी इस वक्त स्टडी होने वाली ज्योमेट्री ये अलाउ करती है कि आप उस सिलेंडर से चाहें तो बाहर भी निकल आएँ। यानी ये जो मैं कह रही हूँ कि जी मेरे पास जो रूलिंग्स हैं वो जिस प्लेनर कर्व के राउंड अबाउट मूव करने से सरफेस बनती है, ये जो मेरे पास प्लेनर कर्व जो जनरेटिंग कर्व थी, ये अब मैं सर्कल के अलावा भी कुछ ले सकती हूँ। मेरी मर्जी, मैं इसको कोई भी कर्व लूँ फिर भी मेरे पास उससे सिलेंडर बनेगा। बट रिमेंबर दैट अगर आपकी जनरेटिंग कर्व सर्कल नहीं है तो आपका सिलेंडर भी सर्कुलर नहीं बनेगा, वो जैसी कर्व होगी वो सिलेंडर वैसा ही बनेगा। इसको जरा सोचिएगा जो मैंने अभी आखिरी स्टेटमेंट बोली है, फिर सारी समझ आ जाएगी कि व्हाट आई मीन टू से। ओके मैम ये शेप कौन सी है मैम जो ऊपर बनी हुई है, अगर ये बेटा, सर्कुलर ये नहीं है तो? बेटा दिस इज एनी पीस ऑफ द सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, जस्ट अ पीस। आप एक काम करें ना, देखिए आपके पास एक सिलेंडर है ना, अभी सर्कुलर ही ले लें, उसकी सरफेस को कहीं से भी उसका एक छोटा सा पार्ट ले लें, तो ये वो है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट, मैं आपको ज़रा सिलेंडर पहले दिखाऊँ ना, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। चलिए इसको चलिए ये भी नहीं, मैं आपको प्रॉपर शेप इसकी, ये देखिए बेटा, ये आपके पास सर्कुलर सिलेंडर है, मैं इसका जिक्र कर रही हूँ।
अभी तक हम इसी पे कन्फाइंड रहते हैं, हम कहते हैं बस हमारे जहन में ये होता है इससे पहले तक कि सिलेंडर की इसके अलावा कोई शेप नहीं हो सकती, बस यही हमें एक सिलेंडर नजर आता है। और जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना बेटा, ये जो आप एक सर्कुलर आपको नजर आ रही है ना, जिस तरह जो इसकी बाहर की जो सरफेस होती है वो मैं इसको किसी क्रॉस सेक्शन से भी काटूं तो वो एक सर्कल ही बनेगी, ठीक है। तो इस सरफेस का कोई एक पार्ट ले लिया हमने, कोई भी, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। ये जो हमने अभी सरफेस यहाँ पे दिखाई है, ये कोई भी उसका पार्ट दिखाया है, क्योंकि असल में हम यहाँ पर बताना ये चाह रहे हैं कि सरफेस होती क्या है। तो हमने उसका कोई एक पार्ट ले लिया और हमने उसको रूलिंग्स के हिसाब से डिफाइन कर दिया। तो आपके लिए बिल्कुल बेसिक्स जो है ना, रूट्स, वो हम सिलेंडर की पढ़ रहे हैं। अभी हम आगे कॉन्सेप्ट्स को एक्सटेंड करते चले जाएंगे। फिर पैराबोला आपने पहले 2D में पढ़ा है। जी बेटा बोले। मैम बेसिकली सिलेंडर्स में यानी हम प्लेन कर्व को जनरेटिंग कर्व भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं बेटा, बिल्कुल कहते हैं। मैंने जी 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 मैम। बेटा आप पूछे, आपने बिल्कुल सही कहा है, जनरेटिंग कर्व कहते हैं। तो मैम बाकी अगर हम जो पढ़ेंगे ज्योमेट्री के अंदर तो वो उसके लिए फिर प्लेन कर्व की कोई जी डिफरेंट जी डेफिनेशन होंगी या क्या होगा? बेटा आपकी आखिरी बात मुझे समझ नहीं आई, क्या चीज डिफरेंट होगी? मैम अभी हम एमबीसी के अंदर डिफरेंट शेप्स पढ़ेंगे, सिलेंडर्स नहीं होंगे बेटा ऐसे प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आपने पहले जो बात की है वो तो मैम जी जी मैम जो प्लेन कर्व हम लोग पढ़ रहे हैं मैम, वो प्लेन कर्व सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है सिलेंडर्स तक की, या फिर हम और भी कुछ अगर शेप्स पढ़ेंगे उसमें भी प्लेन कर्व्स होंगे हमारे पास? बिल्कुल होंगी बेटा। देखिए तो मैम इसकी तो जी जी तो मैम फिर सिलेंडर्स के लिए सिर्फ हम जनरेटिंग कर्व कह रहे हैं प्लेन कर्व को, या फिर मतलब बाकी भी शेप्स के लिए हम जनरेटिंग कर्व कह सकते हैं किसी उसको? भी किसी भी देखिए बेटा, अगर आपका मतलब जनरेटिंग कर्व से सर्कल है, ठीक है, तो इसके लिए तो आपके पास सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो सिलेंडर ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारी स्पेस में शेप्स हो सकती हैं जिनकी जनरेटिंग कर्व माइट भी सर्कल हो। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर हम फेमिलियर शेप्स को देखें तो जनरेटिंग कर्व जो सर्कल है वो मोस्टली सिलेंडर की ही होती है। आप मुझे बताएं ना, आप खुद इमेजिन करें, मुझे बताएं कि क्या आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल है जिसमें जनरेटिंग कर्व आप सर्कल बताएं एंड दैट विल बी अदर देन द सिलेंडर। डू यू हैव एनी एग्जांपल? नो मैम। वैसे इसको इमेजिन कीजिएगा, लेकिन जहां तक हम, चूंकि सिलेंडर हमारे कंटेंट्स का हिस्सा है, हम सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं अपनी सर्फेसेस को पढ़ना, तो सिलेंडर इज द बेस्ट एग्जांपल जिसकी जनरेटिंग कर्व आपके पास एक सर्कल होती है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि अभी हमने यहाँ पर ये स्टडी किया है कि हमने सिर्फ अब इस सिलेंडर तक नहीं रहना, हम और भी सिलेंडर्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर जब आपके पास वो सर्कुलर जनरेटिंग कर्व चेंज हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि वो चेंज होकर कोई पैराबोला बन जाती है, कोई और शेप बन जाती है, तो जाहिर है फिर उससे बनने वाली सरफेस मेरी या उससे बनने वाला ऑब्जेक्ट मेरा सर्कुलर सिलेंडर नहीं रहेगा, फिर वो भी बदल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आउटर सरफेस होती है वो डिपेंड करती है कि उसकी जनरेटिंग कर्व कैसे है। क्यों उस पर डिपेंड करती है? क्योंकि रूलिंग्स ने जनरेटिंग कर्व के अबाउट मूव करने से सरफेस बनानी होती है। तो वो अगर सर्कल है तो वो सर्कुलर वे में मूव करेंगी रूलिंग्स। अगर मैं कहती हूँ कि वो सर्कल नहीं है, मैं उसको इलिप्स ले लेती हूँ, ठीक है, इलिप्स लूंगी तो मेरी सारी रूलिंग्स ने इलिप्स के अबाउट मूव करना है, तो फिर मेरी इलिप्टिक टाइप की उसकी सरफेस बन जाएगी। आप समझ आइए? यस मैम, थैंक यू। मैम जिससे हमने स्टडी की है वो सर्कुलर सिलेंडर तो नहीं था ना, किसी और टाइप का सिलेंडर था जिससे हमने सिलेंडर की डेफिनेशन रीड की है। बेटा डेफिनेशन में हमने सिर्फ एक पार्ट लिया है, आपने सिर्फ इसको प्लेनर कर्व का है। लेकिन अगर मैं ये जो सरफेस है मैं इसको कंप्लीट करना चाहती हूँ पूरे सिलेंडर के लिए, तो फिर मैं इसको एक पार्ट नहीं लूंगी, फिर ये जब कंप्लीट होगा तो ये सर्कल बन जाएगा, ठीक लेकिन है। मैम ये सर्कल, ये जो नीचे वाली कर्व है इससे ये सर्कल तो नहीं ना बनेगा। जो ऊपर वाला पार्ट तो ठीक है, जो नीचे वाला इसने पार्ट बनाया है। नीचे वाला पार्ट बेटा कौन सा? ये ना मैम, इससे क्या रेड में नीचे वाला ये मैम जो वाई एक्सिस के करीब है। जो वाई एक्सिस के करीब है। जी बेटा, इसमें क्या कंफ्यूजन है?
मैम ये इससे सर्कल तो नहीं ना बनेगा क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ये वो ऊपर वाला ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप ना, वही बात बेटा मैं कह रही थी, आप ना चीजों को इमेजिन करो जरा। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि मैं देखिए, एक एक पीस ऑफ क्लॉथ है ना, मैं अगर रफली उसको रखती हूँ तो वो किसी भी शेप में आपको नजर आ सकता है, लेकिन जब मैंने उसको एक सर्कुलर पोजीशन देनी है तो मुझे सर्कुलर नजर आएगा ना। ये आपके सिलेंडर का, चले आप एक पेपर लें अपने हाथ में, और उस पेपर से एक राउंड उसको करें बिल्कुल सर्कल की तरह। जैसे हम एक पाइप फॉर एग्जाम्पल बनाते हैं, पेज से अगर मैं एक पाइप बनाने की कोशिश करूं, अब जो इसकी आउटर सरफेस है, आप कोई भी उसका पार्ट ले लें ना, वो एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर मैं इसको, इसके एक पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से इस तरह ज्वाइन करूं कि सर्कल बन जाए, तो ये रेड कर्व फिर एक सर्कुलर प्लेनर कर्व होगी। अभी आप जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स को आगे स्टडी करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये तो बस एक रफ है, हमने कोई भी सिलेंडर की सरफेस पे से छोटा सा पार्ट ले लिया है और हम वहां से बस ये समझना चाह रहे हैं। आप ये समझे कि इस डायग्राम में हमारा जो पर्पस है वो सिर्फ इसकी रूलिंग्स और इसकी जनरेटिंग कर्व को समझना है, नथिंग एल्स। एक्सक्यूज मी जी बेटा। मैम, हम ओवल शेप को भी इस तरह, तो पैराबोला हो, कोई भी शेप हो, अगर उससे ये रूलिंग्स गुजरती हैं तो उन सबको सिलेंडर्स कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं सिलेंडर। दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसका फिर नाम डिफरेंट होगा। अगर मैं इस सिलेंडर की बात करूं, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये तो ये मेरे पास सर्कुलर सिलेंडर है, ये लिखा हुआ है, ये जरा कर्सर को देखें, ये सर्कुलर सिलेंडर है। अगर मैं यहाँ पे जनरेटिंग कर्व को बदल देती हूँ तो फिर मेरा फॉर एग्जांपल वो सिलेंडर का नाम यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा। समझ आ गई? यस मैम, थैंक एनी अदर क्वेश्चन क्लास? यस क्लास? नो मैम। ओके, अच्छा जी। अब हम ये देखेंगे कि हमने इससे पहले तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पैराबोला पढ़ा था। अच्छा, आप में से कोई जरा मुझे ये डिफाइन करे पैराबोला होता क्या है। आपने पैराबोला की एक तो मैथमेटिकल फॉर्म देखी थी, वो नहीं, क्या आप 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पैराबोला को थ्योरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं? यस क्लास? मैम, कोई भी कर्व जो वी शेप में होगी किसी दो एक्सिस के दरमियान में, और वो, तो उसको हम पैराबोला कह सकते हैं। यानी कि एक्सपोनेंशियली राइज भी करा और दूसरी तरफ से नेगेटिव एक्सिस में भी राइज करा और पॉजिटिव एक्सिस में भी राइज करा। ठीक है, मैम लेकिन वो आप, जी जी, यू शेप्ड होता है और वो मिरर इमेज एक दूसरे का दे रहा होता है दोनों तरफ एक्सिस के। ठीक है। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये जो जिस तरह से आप लोग इसको डिफाइन कर रहे हो ना, आप कह सकते हैं कि ये आप उस कर्व की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि आ, वो इमेज होगा, वो नज़र कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, आप उसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हो बेसिकली। लेकिन इसकी एक डेफिनेशन होती है, आप लोग जरा पढ़िएगा इसको जरूर, बेशक आप इसको गूगल कर लें, आप जरा थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखिएगा कि हम इस पैराबोला को थ्योरेटिकल वे में डिफाइन कैसे करते हैं। इसको मैम जरूर इसकी आप ट्राई टू रीड इट, फिर आपको यहाँ से उसका 3D में जो पैराबोला है उससे लिंक नजर आएगा। ठीक है मैम? यस क्लास, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। हेलो मैम आ रही है आवाज? हेलो मैम आ रही है आपकी आवाज? यस क्लास, एम आई ऑडिबल? मैम आपने यस मैम। शायद यस अपना मैम। जी आपकी जी, आवाज आ रही है। मैम आपने अपना स्पीकर ऑफ कर दिया शायद। जी बेटा पूछे, मैं सुन रही हूँ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
आ रही है मैम आपकी आवाज़। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? प्लीज। मैम को आवाज़ नहीं आ रही हमारी। ठीक है बेटा। मैम शायद आपने स्पीकर ऑफ कर दिया हो। ठीक ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, अब पैराबोला 3D में क्या होता है? इफ वी यूज बेसिक फंक्शंस फ्रॉम कैलकुलस, दैट इज, जी जी बेटा, ठीक है बेटा, इट्स ओके। एक्चुअली मुझे थोड़ी इंटरप्शन फील हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे पहले कंफर्म कर लूं, ठीक है? अच्छा, अब मैम अब आपको हमारी आवाज़ आ रही है? मैम आपको हमारे वॉइस नोट जो है वो डिलीवर होते डिले आ रहा है। या मैम ऑफलाइन हो गई है, मैम का नेट सही चला गया। या मैम क्लास में नहीं कोई बता सकते हैं? स्क्रीन शेयर हुई भी है तो क्लास में होंगे।
जाओ। यस मैम। जी बेटा, अब आवाज आ रही है आपको? यस मैम। बेटा आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ना तो मैंने चेंज किया है और ना ही पहले कुछ हुआ था। अब आप लोग की आवाज मुझे आ रही है जबकि पहले नहीं आ रही थी। Okay, class, can I continue now? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. चलिए ठीक है बेटा, we should not waste any more time. Okay, अगर आपको प्रॉब्लम दिया जाए sketch the parabola on XY plane, ठीक है, और y is equal to x स्क्वायर आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है, जबकि z एक्सिस आपको यहाँ पर उनकी लेंथ दे दी गई है, 0 से 1 तक आपने लेनी है। अब इस तरह का प्रॉब्लम आई होप कि आप लोगों में से किसी ने भी पहले जब तक कैलकुलस पढ़ रहे थे आपने नहीं देखा होगा कि आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है जबकि लेंथ आपको z एक्सिस की दी जा रही है। तो रिमेंबर दैट कि अब यहाँ पर आप ड्रॉ तो वैसे ही करोगे, जहां तक ड्रॉ करने की बात है, अगर मैं भी z एक्सिस को निकाल दूं, फिलहाल मैं उसकी लेंथ को नहीं देख रही, तो ड्रॉ करते हुए तो ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे आप पहले एक्स वाई प्लेन में कोई भी पैराबोला ड्रॉ करते थे। अब मुझे ये बताएं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये किस तरह की शेप होती है? व्हाट काइंड ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज? यस क्लास। पैराबोला। इसकी शेप कैसी होती है? कैसा पैराबोला ये नजर आता है? सिलेंड्रिकल वाई के अलोंग होता है, बिल्कुल। तो वाई के अलोंग इसकी जो ओपन शेप होती है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होती है या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ? मैम पॉजिटिव। तो ये देखें जरा, ये आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास ये बिल्कुल वैसा ही पैराबोला है जैसे हम एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते थे, लेकिन यहाँ पर अब हमें ये कहा जा रहा है कि आपने जी एक्सिस को भी कंसिडर करना है, उसकी लेंथ आपने लेनी है 0 से 1 तक, ठीक है। सो अब देखें कि यहाँ पर हम ये स्टेप्स कैसे करेंगे। ऑल्दो कि अगर मैं इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपसे डिमांड तो नहीं करूंगी एग्जाम में, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसमें मुझे आपसे ज्योमेट्री चाहिए होगी, तो हम इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हमें प्लेनर कर्व और सरफेस में फ़र्क समझ आ जाए, हम इसको यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब तक आपके सामने ये शेप्स नहीं होंगी, आपको नहीं समझ आएगा कि हमें अगर कहा जा रहा है कि आप 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के पैराबोला को ड्रॉ करें तो वो कैसे ड्रॉ होगा। एंड आई होप कि इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये बहुत आसानी से समझ आएगी, बस आपने सिर्फ इन 3 शेप्स को गौर से देखना है। स्टेप 1 आपके पास क्या था? स्टेप 1 ये था कि हमने अपने प्रॉब्लम को स्टार्ट किया, हमने अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया और वहां से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये किया कि जैसे हम पहले कैलकुलस में प्लेनर कर्व के अंदर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ड्रॉ करते थे, वो हमने यहाँ पर शो किया है। ये आपका स्टेप 1 था, ये आप देख लें, ये आपका स्टेप 1 था कि कैलकुलस 1 की तरह ही जैसे एक्स वाई प्लेन में पैराबोला ड्रॉ होता था वो आपने कर दिया। अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 में हमने सबसे पहले ये सोचना है कि हमें कहा जा रहा है कि z आपने 0 से 1 तक लेना है। सो स्टेप 2 शुड बी स्केच अ सिमिलर पैराबोला ऑन अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। क्लास, ये वो नॉलेज है मेरे ख्याल से जो आप स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, आपको ये नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही कम अपने रूटीन के अंदर हम टाइम निकाल पाते हैं कि हमें 3D ज्योमेट्री समझ आए। तो अगर इन स्टेप्स को अभी इस कोर्स को पढ़ते हुए अगर आप इससे बेनिफिट लेना चाहते हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। आप देखिएगा, शायद कि इससे पहले जब तक आप ये नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा था, तो आपको ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगती होंगी। आप सरफेस का नाम सुनते होंगे तो आप कहते होंगे हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आती सरफेस क्या होती है। अब जरा यहाँ देखें कितना आसान है इसको समझना। वही पैराबोला है लेकिन 3D में ड्रॉ करना है। पहला स्टेप किया कि वही एक्स वाई में जो कैलकुलस 1 में करते थे वो काम पहले करके रख लें अपने पास, ठीक है। अब बिल्कुल उसी के सिमिलर, अगर यहाँ मैं z एक्सिस का 0 लेती हूँ, मैं अपने अंदाजे से कहती हूँ कि 1 यूनिट अगर मैं ऊपर जाऊं तो वहां पर बिल्कुल ऐसा ही एक्स वाई प्लेन मैंने इमेजिन करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रॉ करना चाहूंगी तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन बनता है, ठीक है। ये पूरा प्लेन अगर मैं देखूं तो ये, कर्सर को गौर से देखिएगा, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इससे बैक साइड पे जब मैं जाऊंगी तो माइनस एक्स एक्सिस होगा, अगर ये वाई एक्सिस है तो इससे बैक साइड पे माइनस वाई एक्सिस होगा। तो ये वही प्लेन है जो हम पहले पढ़ते आए हैं। तो 1 यूनिट ऊपर मैंने बिल्कुल इसी शेप को कॉपी कर लिया है, कुछ भी नहीं किया। 1 यूनिट ऊपर इसको कॉपी कर लें।
लेक्चर के शुरू में मैंने एक बात आपसे शेयर की थी। मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक सर्कल को कंसीडर करना और रिंग को कंसीडर करने में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है? सर्कल जब स्टडी करते हैं तो उसकी थिकनेस को इग्नोर किया जाता है, जब एक रिंग को स्टडी करते हैं तो उसकी थिकनेस को कंसिडर किया जाता है। अब इस पैराबोला में और जो पैराबोला आपने पहले पढ़ा है उसमें फ़र्क क्या है? इसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि आप यहाँ पर जो पैराबोला ड्रॉ कर रहे हो, अब आपको उसकी थिकनेस भी चाहिए। आपको उसकी जो बाउंड्रीज हैं, एक उसकी ये बाउंड्री है, एक उसकी ये बाउंड्री है, आपको उन दो बाउंड्रीज के दरमियान हाइट भी चाहिए। अब स्टेप बी देखें, ज्वाइन ऑल एजेस यूनिफॉर्मली। इसके जितने भी एजेस बनते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, इसके क्या एजेस बनेंगे? एक एज कर्सर को गौर से देखिए, ये बन जाएगा, और एक एज के बैक साइड वाला ये बन जाएगा। तो बस दो ही तो इसके एजेस थे, ठीक है। ये तो सर्कुलर जो सरफेस थी ये तो पहले से ड्रॉ हुई थी, ठीक है, और ये भी पहले से ड्रॉ थी। हमने जब एजेस को ज्वाइन करना था तो हमारे पास दो ही एज बचते हैं ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। व्हाइल वी आर कंसिडरिंग इट्स, आप कह सकें कि इसकी पूरी सरफेस को हम जब कंसिडर कर रहे हैं तो आप इन दो एजेस को ज्वाइन कर दें तो आपका स्टेप बी हो गया, ठीक है। नाउ स्टेप 4, आइडेंटिफाई दी सरफेस। अब सोचें कि ये सरफेस आपको कैसी नजर आ रही है। तो अब मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही पैराबोला है जो कैलकुलस 1 में पढ़ा था। फर्क सिर्फ ये है कि अब हम 3D में स्टडी कर रहे हैं तो हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि प्लेन में ये कैसी नजर आती है। प्लेन में तो बस इतनी सी नजर आ रही थी जो कि XY प्लेन के अंदर थी। अब 1 यूनिट जब मैं Z एक्सिस में ऊपर जाती हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर इसकी हाइट को भी शो करना पड़ेगा। सो नाउ यू कैन सी, अब ये जो आपके पास सी में आपको जो सरफेस नज़र आ रही है, ये आपसे क्वेश्चन में डिमांड की जा रही थी। बाकी यहाँ पर जो डिफरेंट प्लेन्स दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर एक प्लेन कंसिडर करें और इसकी किसी भी क्रॉस सेक्शन में, याद रखिएगा क्रॉस सेक्शन क्या चीज़ होती है। अब ज़रा कर्सर को देखें, ये अगर मैं पूरी हाइट ले रही हूँ, मैं किसी भी पॉइंट पे इसको कट करने की कोशिश करूँ, किसी भी पॉइंट पे, तो मुझे क्या मिलेगा? पैराबोला। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करें। मैंने लेक्चर के शुरू में बोला था, आपकी किसी भी सरफेस की जो शेप है वो डिपेंड करती है व्हाट इज योर जनरेटिंग कर्व। पैराबोला से बनने वाली ये जो सरफेस आपको 3D में मिली है तो ये भी पैराबोला, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, इसका ट्रेस क्या है? दैट इज अ पैराबोला, ठीक है। ओके, आई थिंक वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन दीज थिंग्स, सिर्फ इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा, आप जब जी सर आपने कहा था कि इनफाइनाइट सर्कल्स मिल के सिलेंडर बनेगा, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट पैराबोलास मिल कर ये शेप बन रही है ना, यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल यही पॉइंट है बेटा। अब ये देखें, यहाँ पर इन्होंने जो आपको शो की है ना लास्ट फिगर, आपको इससे आपके क्वेश्चन का बड़ा अच्छा आंसर मिल सकता है। देखिए बहुत सारी जनरेटिंग कर्व्स हैं, उन सब की यूनियन लेंगे तो आपको ये मिल रही है, ठीक है। उस पे बेस करती हुई इसकी रूलिंग्स जो है ना वो मूव कर रही हैं पैराबोला के अबाउट, और फिर उन्होंने जाकर ये सरफेस आपको बना कर दी है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी स्लाइड्स हैं जिसमें जस्ट इंफॉर्मेटिव हैं, अगर हम उनको बार बार स्टडी करेंगे तो हम अपने कोर्स से थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपकी स्लाइड्स में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की हैं कि आपको सिर्फ कैलकुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं देनी, आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री भी समझानी है, इसलिए इसको हम जल्दी से ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ द सरफेस Z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जैसे हमने भी पीछे प्रोसीजर किया था उसी प्रोसीजर को ज़रा फॉलो करते हैं दोबारा से। नोटिस दैट द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ z is equals to x square does not involve y। अब ये वो टिप है जो मैंने आपसे कहा था कि देखने में मुश्किल लग रहा होता है कि ये हम कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, लेकिन इसका एक बड़ा आसान तरीका है। आपको एक ऐसी इक्वेशन दी जा रही है, बस इसको याद रख लें, ये हमेशा एक वेरिएबल होगा इक्वेशन की एक साइड पे और दूसरी साइड पे किसी दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर होगा। x y z वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ। इन तीनों में से एक ऐसी इक्वेशन जो इन तीनों में से दो वेरिएबल्स को कंस्टिट्यूट करेगी, लेकिन उसमें एक वेरिएबल की पावर 1 होगी, दूसरी की पावर 2 होगी। उसकी वजह क्या है, जरा उसकी वजह इमेजिन करें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लेन की इक्वेशन, सॉरी पैराबोला की इक्वेशन है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर।
और जब हमने उसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किया तो उसने हमें जनरेटिंग कर्व दी। इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ से देख के समझ आ रही है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी। अगर मुझे कोई कहे इसको आप ड्रॉ करें तो मेरा स्टेप 1 ये होगा कि मुझे इसकी जनरेटिंग कर्व ड्रॉ करनी है। इसकी जनरेटिंग कर्व ड्रॉ करने के लिए मैं उसको किस प्लेन के अंदर ड्रॉ करूंगी, एक्स जी प्लेन में। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सो नोटिस दैट द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डज नॉट इन्वॉल्व y। तो पहला पॉइंट जो आपने नोटिस करना है कि जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन दी जाएगी तो आप देखें कि मिसिंग क्या है। So if missing is y variable, this means that any vertical plane with equation y is equals to k parallel to the xz plane intersects the graph in a curve with equation z is equal to x square। जो वेरिएबल आपके पास मिसिंग होता है y, आप जरा इधर देखें, ये आपके एक्सिस है, y एक्सिस। मैं आपको ये तीन लाइंस इन शॉर्ट बस एक लाइन में डिफाइन कर देती हूँ। जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट, जो भी वेरिएबल अमंग एक्स वाई जी मिसिंग होता है वो हमेशा आपकी सरफेस की रूलिंग्स होती हैं, उस डायरेक्शन में आपकी सरफेस की रूलिंग्स होती हैं। ये ज़रा देखें, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस, यही रूलिंग जब इस शेप में पैराबोलिक वे में मूव करती है तो आपको ये सरफेस मिलती है। तो इन तीन लाइंस का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि जो वेरिएबल मिसिंग होगा उसी वेरिएबल की जो एक्सिस हैं उसकी डायरेक्शन में आपकी रूलिंग्स होंगी। सो दीज वर्टिकल, बेटा रूलिंग्स वो होती हैं जो, जैसे मैंने आपसे कहा था जनरेटिंग कर्व है ना, जनरेटिंग कर्व के अबाउट जो चीज मूव करके सरफेस बनाती है उसको रूलिंग्स कहते हैं। ये रूलिंग्स हैं, ये ब्लैक कलर की लाइंस, ये सारी रूलिंग्स हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो शेप बनी है ब्लू कलर की, अगर मैं इसकी सिर्फ बाउंड्री देखूं, ये आपकी जनरेटिंग कर्व है। और ये जो आपकी जनरेटिंग कर्व है ये है आपका पैराबोला, ठीक है। द ग्राफ इज अ सरफेस कॉल्ड अ पैराबोलिक सिलेंडर। अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर हम अपनी जनरेटिंग कर्व सर्कल नहीं लेंगे तो क्या हमारे सिलेंडर का नाम बदल जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था यस, उसका आंसर यहाँ है, इसको जरा देखें। अब आपका बनेगा तो सिलेंडर। अच्छा, आप में से मुझे कोई जरा ये डिफाइन करे कि अब सिलेंडर क्यों बनेगा, कुछ और नहीं बन सकता था। इसका एक मैथमेटिकल आंसर भी है और एक ज्योमेट्रिकल आंसर भी है। Any one of you try to think about it. मैम पैराबोला की जो सरफेस है उसको ये पैरेलल लाइंस, जो रूलिंग लाइंस ये कट कर रही है, इसलिए सिलेंडर होगा। पैराबोला की सरफेस को कट नहीं कर रही बेटा, ये तो उसकी सरफेस को जनरेट कर रही है मूव करने की वजह से। एनी अदर आंसर? मैथमेटिकल आंसर आप रहने दें, वो मैं आपको बता देती हूँ, आपके लिए न्यू होगा। मुझे इसका मैम ये मैथमेटिकल मीनिंग, पैराबोलिक सरफेस है और इसकी एक लेंथ है, तो ये सिलेंडर बनेगा। पैराबोलिक सरफेस है और इसकी लेंथ है, यस, थोड़ा आप आंसर के करीब हैं, ठीक है। इसका अब जरा मैथमेटिकल आंसर सुने। मैंने आपसे कहा था ना कि सिलेंडर्स को स्पेस में डिस्कस करना भी बड़ा आसान होता है, इसलिए हम अपने कंटेंट्स को स्टार्ट सिलेंडर से करते हैं। जब भी कोई आपको इक्वेशन स्पेस के अंदर ऐसी दी जाए जिसमें इक्वेशन की एक साइड पे एक वेरिएबल की पावर 1 है और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है और तीसरा वेरिएबल मिसिंग है, तो याद रखिएगा वो इक्वेशन स्पेस के अंदर हमेशा किसी सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इट डिपेंड्स कि वो सिलेंडर है कैसा, चाहे क्या वो पैराबोलिक है, क्या वो सर्कुलर है। तो इसका आंसर भी बहुत आसान है कि अगर 2D में जो पैराबोला की इक्वेशन होती है, अगर वो दो वेरिएबल्स मिलकर वैसी इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं तो वो जो सिलेंडर बनेगा वो आपके पास पैराबोलिक होगा। अगर आपकी जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है उसकी फॉर्म किसी और तरह की प्लेनर कर्व जैसी होगी तो फिर वो उसी को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन पे आपने गौर करना है। इस तरह की इक्वेशन जब भी आपको 3D के अंदर नजर आएगी, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स यू अ सिलेंडर। Here the rulings of the cylinder are parallel to the y-axis, और ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ये क्लास जस्ट give me 2 minutes.
हेलो जी क्लास, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम ये ऊपर करें, एक मिनट, ये एक बात नहीं समझ आई मुझे। जी पूछे। यस मैम। मैम ये एक्स जी जो प्लेन है उसके अंदर वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर नहीं बन रहा उसके उसके हिसाब से? एक्स जी प्लेन की बात कर रही हैं? जी मैम। तो एक्स जी एक्स जी प्लेन के प्लेन, अंदर वो पैराबोला डिफाइन है ना हमारा। बिल्कुल। तो वाई मैम एक्स जी वाई, प्लेन की हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा ना बेटा। मैम वो रूलिंग्स फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हैं तो वो भी तो परपेंडिकुलर नहीं हो गई एक्स जी के? आप सिर्फ ये देखें, ये जो ब्लैक लाइन है ये आपकी रूलिंग्स है आपकी सरफेस की, ठीक है? जो आपका सिलेंडर बनेगा उसकी ये रूलिंग्स हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि जो वेरिएबल मिसिंग होती हैं उसी डायरेक्शन में आपकी रूलिंग्स बनती हैं। तो अब इसमें कंफ्यूजन क्या है? मैम वो जो पैरेलल टू एक्स जी प्लेन लिखा हुआ है ना वहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल है। टू एक्स जी प्लेन कहाँ लिखा हुआ है मैंने? अच्छा, ब्रैकेट में। with equation y is equal, this means that any vertical plane with equation y is, अच्छा ये आपको इसलिए समझ नहीं आ रही बेटा, स्पेस में जब भी लिखा जाए ना x is equals to k, y is equals to k या z is equals to k, where k is a constant, तो याद रखिएगा कि x is equals to k अगर मैं लिखूंगी तो इसका मतलब है a plane parallel to y z plane, ठीक है? अगर मैं लिखूंगी y is equals to k, y is equals to some constant, तो याद रखिएगा कि ये वो प्लेन है जो पैरेलल टू है, जो मिसिंग बाकी दो रह गए हैं उस प्लेन के। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये अभी आगे आएगा, आप ये भी पढ़ोगे, लेकिन चूंकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो ये बात मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि याद रखना है कि स्पेस में, यानी स्पेस का मतलब ये होता है कि जब आप तीन वेरिएबल्स दे रहे हो ना, आपका फंक्शन z इज इक्वल टू एक्स वाई है, तीन वेरिएबल्स आपने कंसिडर करने हैं, जब भी लिखा हो x इज इक्वल टू k, लेकिन साथ आपको पता हो कि हम इस टाइम वेरिएबल्स तीन ले रहे हैं, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट का मतलब होता है दिस रिप्रेजेंट्स अ प्लेन पैरेलल टू y z प्लेन, क्योंकि x k है तो जो बाकी तो मिसिंग रह गए हैं वो बात कर रही हूँ। y इज इक्वल टू k लिखा होगा तो दिस रिप्रेजेंट्स अ प्लेन पैरेलल टू बाकी जो दो रह गए एक्स y प्लेन। अगर लिखा हो z इज इक्वल टू k तो आप लिखोगे दिस रिप्रेजेंट्स अ प्लेन इन स्पेस पैरेलल टू एक्स y प्लेन, ठीक है? अच्छा, अब जी बेटा। मैम ये y जो है ये हम इसको लेंथ लेंगे। लेट सपोज अगर हम फर्ज करते हैं कि ये y -2 से +5 तक जा रहा है तो यहाँ पे तो एक वैल्यू तो नहीं होगी ना मैम, k तो एक कांस्टेंट को जाहिर करता है, लेकिन अगर हम यहाँ आप पे कि इसको, -2 से 5 +5 तक ले ले तो ये तो नहीं ये कोई लेंथ नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है। आप दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इसका मैं आपको बताती हूँ क्या रीज़न है। सबसे पहले ज़रा ये सोचें, कैलकुलस 1 के अंदर अगर मैं लिखूँ x इज इक्वल टू 2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर? y के पैरेलल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना? तो स्ट्रेट लाइन है ना, इज इट? यस यस मैम। अच्छा, जब आप कहते हो x इज इक्वल टू 2, तो हम मैट्रिक्स से भी पहले लेवल से हमेशा सुनते आए हैं कि x इज इक्वल टू 2 कहने का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसमें y तो वेरी होता रहेगा लेकिन x कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही पढ़ा था? यस मैम। ऐसे ही पढ़ा था ना? अब जरा इसको ले आए 3D के अंदर। याद रखिएगा 3D के अंदर अगर आपका एक वेरिएबल मैं लिख दूं कि कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है, अब फर्क ये है कि कैलकुलस में x इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन बनती थी, स्पेस में x इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, प्लेन बनेगी। अब आप ये कह लें कि मल्टीपल जो है वो इसमें ये मल्टीप्लाई हो रही है, हर चीज मल्टीप्लाई हो रही है, जब वन डायमेंशन से टू में जा रही है। जो पॉइंट था वो लाइन बन जाती है, जो लाइन है वो प्लेन बन जाता है, जो प्लेन है वो सरफेस बन जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
सारी आपकी जो ज्योमेट्री है ना वो मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 को 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर कहती हूँ ये स्ट्रेट लाइन है, तो x इज इक्वल टू 2 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए जब y इज इक्वल टू k आप कहते हो तो आप k को वेरी नहीं कर सकते हो। k इज अ कांस्टेंट नंबर, यू कांट से दैट दिस रिप्रेजेंट्स अ लेंथ एंड दिस इज फ्रॉम माइनस। अगर 2 है तो आप ये नहीं कहोगे कि ये आपके पास जो है ये कोई लेंथ है या ये वेरी करेगी। जो बात मैंने आपको x इज इक्वल टू 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर समझाई है वही बात अब आप 3 के अंदर अप्लाई करो। जब मैं कहती हूँ कि y इज इक्वल टू k, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर y अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। जो चेंज करेगा वो x z चेंज करेगा। तो अगर मैंने 3 मेरे पास डायमेंशंस हैं, एक को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, तो अब मेरे पास सरफेस तो नहीं बनेगी ना। Is it clear? Is it clear? यस मैम। मुझे एक बात बताएं, जब भी कुछ सरफेस हम स्टडी करते हैं, कोई सरफेस उस वक्त तक सरफेस नहीं बन सकती जब तक उसमें x भी चेंज ना हो, y भी चेंज ना हो और z भी चेंज ना हो। उसकी वजह क्या है? We have to take length, width, height, everything, then we are getting a surface. लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने एक कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिया है, उसको मैंने चेंज ही नहीं करना, सिर्फ बाकी दो को चेंज करना है। तो अब मैं सरफेस से श्रिंक होकर नीचे आ गई हूँ, एक स्टेप नीचे आ गई हूँ, तीनों की वेरिएशन नहीं ले रही, दो की ले रही हूँ, को फिक्स कर दिया, तो मैं प्लेन में आ जाऊंगी। क्योंकि प्लेन के अंदर एट अ टाइम आप दो कोऑर्डिनेट्स की वेरिएशन लेते थे, ठीक है, तो वो प्लेन बनता था। सरफेस में 3 कोऑर्डिनेट्स की वेरिएशन लेते हैं तो सरफेस बनती है। अब आपको मेरे इस सारी थ्योरी के बाद अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है? ओके मैम आपने बताया था कि एक की वैल्यू सिंगल है, मतलब कि एक की z की डिग्री सिंगल है और y की डिग्री डबल है, तो ये सिलेंडर होगा मतलब जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। कोई भी सर्कल में तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है ना, दोनों की डिग्री 2 होती है। तो ये तो अब आपके पास जो नहीं, अभी आप ये कॉन्सेप्ट आगे जाके पढ़ोगे। सबसे पहले तो ये देखें, ये आपने जहां से एग्जांपल स्टार्ट की थी वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ से भी जो आपने सिलेंडर ऑब्टेन किया है वो आपके पास इस शेप, इस जनरेटिंग लाइन पे डिपेंड कर रहा है। अभी आप आगे जाके देखें, फिर हमने जो एग्जांपल देखी उसमें भी हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो रिमेंबर दैट कि आपकी अगर जनरेटिंग कर्व एक पैराबोलिक कर्व बन रही है तो इससे कभी भी सर्कुलर सिलेंडर आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये सिलेंडर कैसा है, ये आपको सर्कुलर सिलेंडर नजर आ रहा है। दिस इज द पैराबोलिक सिलेंडर। नहीं मैम, अगर मैं कह रही हूँ मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इक्वेशन हो तो हम सर्कल ड्रा करेंगे ना? नहीं बेटा, 3D में ऐसा नहीं होता। अभी इसका आंसर आपको आगे जाके मिलेगा। 3D में 2 वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि मैं दोनों को क्वाड्रेटिक कर रही हूँ। इसका सेंस ही कुछ और बनता है एंड यू विल बी गेटिंग इट्स आंसर, क्योंकि अभी आप हम पढ़ेंगे ना क्वाड्रिक सर्फेसेस, वहां जाके आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ओके फिर ये वही कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। मैं भी आपसे ये सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ मैथमेटिकली कि जो मिसिंग वेरिएबल होता है, ज़रा इसको दोबारा पढ़ लें, थोड़ा ज़्यादा कंसाइज वे में लिखा हुआ है, पहले ज़रा डिटेल्स थी। इन प्रीवियस एग्जांपल्स नोटिस दैट द वेरिएबल्स z एंड y वर मिसिंग फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ द सिलेंडर। हमने 2 एग्जांपल्स की हैं, एक में हमने देखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक में हमने देखा है x इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो उन्हीं एग्जांपल्स की वो बात कर रहा है कि एक एग्जांपल में z मिसिंग था, एक एग्जांपल में y मिसिंग था। इसका मतलब क्या था? In both cases, we get surfaces whose rulings are parallel to one of the coordinate axes। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो मिसिंग होता है आपकी कमिंग सरफेस की रूलिंग्स उसके पैरेलल होती हैं। Second point is, if one of the variables x, y or z is missing from the equation of a surface, then the surface is a cylinder। अभी जो स्टूडेंट डिस्कस करी थी उनके लिए कि जब भी आपके पास 3 वेरिएबल्स में हमने कोई भी इक्वेशन लिखनी है और जब हम स्पेस को डिस्कस कर रहे हैं, 3D ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो कोई भी एक वेरिएबल जब किसी भी इक्वेशन से मिसिंग होगा तो वो हमेशा सिलेंडर होगी। अब ज़रा इस पॉइंट पे थोड़ा फोकस करें। उसने यहाँ कहीं भी आपसे ये नहीं कहा कि आपकी इक्वेशन x इज इक्वल टू z स्क्वायर लिखी होगी तो वो सिलेंडर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
यस मैम। उसने सेकंड पॉइंट में आपसे ये नहीं कहा कि अगर एक वेरिएबल मिसिंग है तो x इज इक्वल टू z स्क्वायर ही लिखा होगा तो आप सिलेंडर ऑब्टेन करेंगे। एनी इक्वेशन इन स्पेस missing one variable results a surface which is a cylinder। चाहे वो x square is equals to y square है, चाहे वो y square is equals to x है, चाहे वो z square is equals to 2x है, whatever, स्पेस में हर वो इक्वेशन जिसका एक वेरिएबल मिसिंग हो वो हमेशा सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है। मैम अब क्वेश्चन ये है, क्यूबिक को तो सिलेंडर ही बनेगा मैम। ये क्वाड्रिक सरफेसेस में जाके मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। उसके लिए एक एक रूल है कि पावर क्वाड्रेटिक होगी तो क्या बनेगा, पावर क्वाड्रेटिक से ज्यादा होगी तो क्या बनेगा। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, अभी सिर्फ इस पॉइंट को एब्जॉर्ब करें, अभी बहुत आगे जाओगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। स्टेप बाय स्टेप जाएं। सिलेंडर से इसलिए कंटेंट शुरू कराया जाता है कि स्टूडेंट पहले सिलेंडर को अंडरस्टैंड करे, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट सरफेस 3D में सिलेंडर होती है। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट में सिर्फ ये अंडरस्टैंड करें कि एनी इक्वेशन इन स्पेस which is missing one variable among the 3 variables is a cylinder। अब कैसा होगा, पावर 2 होगी तो क्या होगा, पावर 3 होगी तो क्या होगा। We are going to study all these concepts in the coming slides। Okay? ओके मैम। ओके, अब है जी आइडेंटिफाई एंड स्केच द सर्फेसेस। ये आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते जा रहे हैं। कुछ समझ आ रही है? जरा देखें स्लाइड और मुझे बताएं। मैंने आपसे यही कहा था वेट करें। अब जिन स्टूडेंट ने पूछा था ये पावर 2 होगी तो क्या बनेगा, अब मुझे जरा ये बताएं कि दोनों इक्वेशंस, अगर मैं ये भूल जाऊं कि मैं 3 एक्सिस ले रही हूँ, मैं सिर्फ प्लेन की बात करूं, तो ये पहला क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है, क्या बनता है ये? मैम सर्कल बनता है। एग्जैक्टली, सेकंड भी सर्कल बनता है। अब यस मैम, बस प्लेन चाहिए। अब देखते हैं, ये देखें क्या बना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस क्लास। मैम सर्कुलर सिलेंडर। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर सिलेंडर बनेगा, तो मैंने आपसे कहा था नहीं, क्योंकि याद रखिएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन नहीं होती। सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, because we have to specify an origin along with the radius in the general form of the equation of a cylinder, sorry circle। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब यह है कि मुझे ये पता चल गया मेरी जनरेटिंग कर्व एक सर्कल है। फिर वही सारे कॉन्सेप्ट जो हम बार बार रिवाइज करते आए हैं। आप ये देखें मिसिंग क्या है, z, हमने क्या पढ़ा था। अब फौरन आपने इमीडिएटली ये सारे स्टेप्स अप्लाई करने हैं, हमने स्लो नहीं चलना। मिसिंग क्या है, z, क्या पढ़ा था हमने, रूलिंग्स किस एक्सिस के पैरेलल होंगे, z। ये देखें ये रूलिंग्स है आपकी ब्लैक लाइंस, वो आपकी z एक्सिस के पैरेलल होगी। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आपकी रूलिंग्स z एक्सिस के पैरेलल हो गई हैं, आपकी जो जनरेटिंग कर्व है वो सर्कल है, तो सर्कुलर सिलेंडर बनेगा। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। वी आर गोइंग टू लर्न कि हमने स्पेस में किसी कर्व को स्टडी कैसे करना है। ऐसे नहीं कि हमने इमीडिएटली हमें इल्हाम होगा और हम कहेंगे यस ये तो इक्वेशन देखते ही मुझे लग रहा है कि ये तो फलां चीज बनेगी। नो, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। ठीक है, सो does the surface, this is a circular cylinder whose axis is the z axis। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है कि जो वेरिएबल मिसिंग होता है ना, वो हमेशा आपके सिलेंडर के एक्सिस होते हैं। सिलेंडर के एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं और सिलेंडर के एक्सिस हमेशा वो होते हैं जो सिलेंडर की हाइट बताते हैं। ठीक है, सो ये वर्टिकल सिलेंडर है, एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनाऊंगी तो उसकी जो एक्सिस होंगे वो या तो मेरे पास एक्स एक्सिस होंगे या वो वाई एक्सिस होंगे। अगर मैं वर्टिकल सिलेंडर बनाऊंगी तो हम वर्टिकल एक्सिस में यूजुअली जी एक्सिस को रखना प्रेफर करते हैं। तो फिर एक्सिस का मतलब होता है, किसी भी सिलेंडर के एक्सिस का मतलब होता है कि वो एक्सिस उसके हाइट को शो करते हैं। सो हियर द रूलिंग्स आर द वर्टिकल लाइंस। ये भी देख लीजिएगा, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं अभी इसके बारे में आपको वैसे बता चुकी हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है तो ये फिर एक्स एक्सिस की साइड पे ये इसके एक्सिस बनेंगे,
एंड रिमेनिंग वही है। और रूलिंग्स का आपको कैसे पता चलता है, आप इसको देख लें, आपका जो मिसिंग है वो एक्स एक्सिस है, एंड अगेन यू हैव टू अप्लाई द सेम रूल्स। ठीक है, ओके। मैम अभी तक आपने बस ये बताया ना कि मैम अगर थर्ड एक्सिस मिसिंग हो तो सिलेंडर बनेगा लाजमी। जी, और फिर उसके स्टेप्स देखने हैं कि ठीक है कैसे मैम, कैसे हमने उसकी जनरेटिंग कर्व देखनी है, और फिर हमें उसकी रूलिंग्स का कैसे पता रूलिंग्स चलेगा। ठीक है, ठीक है मैम। छोटा सा नोट है, इट्स important to understand that when we are dealing with surfaces, it is important to recognize that an equation like x square plus y square is equals to 1 represents a cylinder and not a circle। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, स्टार पे बता दी थी, 2 से 3D में आ चुके हैं, सर्कल हमारे पास सरफेस बन जाएगी। The trace of the cylinder x square plus y square is equal to 1 in xy plane is the circle। ये बात बड़े स्टार्ट पे बताई थी, रिवाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स गैदर करके पढ़े हैं, उसको हमने समराइज करना है। ठीक है, तो हमने समराइज किया किस तरह, हमारे जो लेक्चर का टॉपिक था मेरा, जो आपको स्टार्ट में बताया है, दैट वाज ज्योमेट्री। ठीक है, तो वेक्टर्स एंड ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री का मतलब ये है कि आई वांट कि आपको ये सबसे पहले फर्क समझ आ जाए कि कोऑर्डिनेट्स कैसे बदल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्रेस का। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपके पास एक सिलेंडर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसका ट्रेस बताएं, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेस ये होता है कि आप उसको किसी भी क्रॉस सेक्शन से कट करें तो वो नजर क्या आता है। और दूसरे वे में मैं इस डेफिनेशन को यूं कहूंगी कि ट्रेस किसी भी सिलेंडर का या किसी भी सरफेस का क्या होता है, उसकी जनरेटिंग कर्व। तो किसी भी सिलेंडर की जनरेटिंग कर्व क्या होती है, दिस इज अ सर्कल। ओके क्लास, अच्छा अब ये स्लाइड्स मैं आपसे शेयर करूंगी, तो ये देखिएगा कि जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी ना, उसमें कुछ स्टार्टिंग स्लाइड्स रिपीट हो रही हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर आप इन स्लाइड्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ें तो आप पहले ज़रा सिलेंडर से स्टार्ट करके रिवाइज करें और उसके बाद आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएं। ठीक है, इसलिए ये रिवाइज होंगी और यहाँ से नया टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा मेन लेक्चर का जो टॉपिक था उसमें हमने सिलेंडर्स और क्वाड्रिक सर्फेसेस देखनी थी। दो तरह की चीज़ें हमने बेसिकली आज डिस्कस करनी है। कुछ शेप्स आपके सामने यहाँ रखी गई हैं, इनको ज़रा गौर से देखें कि क्वाड्रिक सर्फेसेस क्या होती हैं। आपने इस क्वाड्रिक सर्फेस में कहीं पर भी सिलेंडर नहीं देखा, आपको कहीं सिलेंडर नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, सिलेंडर एक बहुत ही, आप कह लें कि 3D ज्योमेट्री के अंदर बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। अब क्वाड्रिक, जी जी मैम आपकी स्लाइड्स आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही, जो पुरानी स्लाइड थी उसी पे पड़ी हुई। ओ मैं एक मिनट में ना दोबारा शेयर करती हूँ, फिर आपको सही से समझ आएगी। असल में मैंने टॉपिक चेंज किया है तो मुझे ये रीशेयर करना चाहिए था। एक मिनट, अब बताइएगा। मैम शो हो गई है, मैम शो हो रही है स्लाइड। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस ठीक है, मेरे पास एक्चुअली सिग्नल थोड़े ड्रॉप हो रहे थे, आई थॉट कि मैं आपसे पूछ लूं। ठीक है जी, मैम नहीं होगा, नहीं show हो रही अच्छा स्लाइड। अब आपको होपफुली स्लाइड नज़र आ रही है। क्वाड्रिक सर्फेसेस हम पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, जो जो आपको सर्फेसेस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रिक सर्फेसेस जो कि हमें बेटा आपकी आवाज़ में बहुत इंटरप्शन है, मुझे कुछ समझ नहीं आई आपने क्या पूछा है। मैम आपकी नेटवर्क की क्वालिटी थोड़ी बैड है। हेलो मैम स्लाइड शो नहीं हो रही थी पहले जी भी और बेटा, अभी भी। ये सिग्नल प्रॉब्लम है थोड़ा, लेकिन मैं कंटिन्यू रखती हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना, तो आप जस्ट सुने, मैं कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, ओके आपके सामने कुछ क्वाड्रिक सर्फेसेस की एग्जांपल्स हैं, जिसमें आप पहली अगर सरफेस देखते हैं तो ये आपके पास है एलिप्सॉइड, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाती है हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, फिर
एलिप्टिक पैराबोलाइड है, और इन सब में जो कॉमन चीज़ है, अगर आप यहाँ पर मुझे बता सकें, यस एनी वन ऑफ यू, अभी हमने जो सिलेंडर के लिए जनरेटिंग कर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या आप उसको रफली मुझे यहाँ पे अप्लाई करके बता सकते हैं? एनी वन ऑफ यू? मैम हमारी नेक्स्ट क्लास ऑन कैंपस होगी? आई डोंट नो बेटा, क्यों, कोई इंफॉर्मेशन आई है अभी तक? यस मैम, मंडे से यूनिवर्सिटी आना है हमने। स्टेशन तो आ गया, तो फिर बेटा ऑन कैंपस ही होगी इंशाल्लाह। मैम फिर वहीं पढ़ेंगे। क्यों बेटा, अभी क्लास तो कंप्लीट करें ना आप। मैम अभी डिस्ट्रक्शन आ रहा है। यस मैम करें। मैम अभी समझ भी इतनी खास कुछ नहीं आ रही, ये कॉन्सेप्ट मैम रिटर्न वाले हैं। मैम आज काफी हेलो इंटरप्शन आ रहे हैं। हेलो मैम आपकी नेटवर्क की जी बेटा, क्वालिटी बस थोड़ा सा रह गया, इसको एंड करते हैं, ठीक है? बस आप अटेंटिवली कुछ देर इसको देखें, ठीक है? मैम ये कैंपस में आप अपडेट भी आए हुए उसके सिस्टम में। अच्छा चले ठीक है, बस इसको एंड करते हैं। कुछ आपके सामने क्वाड्रिक सरफेसेस की एग्जांपल्स हैं, आप इनको देखिए। आपके पास हाइपरबोलिक पैराबोलाइड है, एलिप्टिक पैराबोलाइड है, हाइपरबोलाइड ऑफ 1 शीट है, हाइपरबोलाइड ऑफ 2 शीट्स है, इसके साथ ही आपके पास कोन है, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक सरफेसेस की कुछ जनरलाइज फॉर्म्स हैं, उनको रफली आप देख लें कि आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है ये आपकी क्वाड्रिक सरफेसेस की जनरलाइज्ड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है? So it is not hard to realize that the solution of the above equation is a surface in 3D in general, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पर देखकर ये अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है वो आपके पास क्वाड्रेटिक है. So this is not difficult to realize that the solution of the above equation is a surface, ठीक है? Okay, so what are the solutions of the above equation? अब सवाल ये है कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा? The answer can be found for different possible combinations of constants. So interestingly, it leads to the classification of several basic surfaces in 3D. ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास कुछ 3D के अंदर सर्फेसेस बनेंगी, जैसे अभी हमारी जो हेडिंग थी कि हम यहाँ पर कुछ क्वाड्रिक सर्फेसेस ऑब्टेन करेंगे, बट देयर आर सेवरल कंडीशंस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. यहाँ जो आप कोफिशिएंट्स देख रहे हैं उन पे हम कंडीशंस पढ़ेंगे कुछ, उन कंडीशंस पे बेस करते हुए हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिजल्टेंट जो सर्फेसेस बन रही हैं वो कैसी होंगी. नाउ वी सी हाउ टू स्केच फ्यू बेसिक सर्फेसेस. अच्छा, कुछ इसमें से इन जनरल हम देख लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे. देखिए, सबसे पहले तो हमने ट्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसको यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना है. So we study these surfaces with a simple observation that a surface is generated by infinite family of curves that lie on it. Normally a surface can be drawn by tracing out a few curves and joining them together to form it. To do this we need to formally define a procedure which is known as sketching the traces. ये सारा concept अभी आप सिलेंडर के केस में पढ़ कर आए हो. So a trace of a surface as S is a geometrical curve which one obtained on a plane that intersects the surfaces. ये भी हम पढ़ के आए हैं, हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं. So basic traces जरा देख लें, यहाँ से आपको बड़ा ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. XY प्लेन है, ठीक है? अगर आप 3D में जब भी z = 0 लेते हो तो वो XY प्लेन बनता है. 3D में z = 1 कहने का मतलब ये होता है, वही बात आ गई कि z एक को आपने कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब है प्लेन पैरेलल टू XY प्लेन. x = 0 का मतलब है YZ प्लेन, क्योंकि जब x 0 होता है तो ये तो आपके पास स्टैंडर्ड प्लेन बन गया है. जब x = 1 कहेंगे तो प्लेन पैरेलल टू YZ प्लेन हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से y = 0 बोलोगे. जी बेटा. मैम ये z = 1 लिया ना, z = कोई कांस्टेंट भी तो हो सकते हैं, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, यानी एनी कांस्टेंट. हमने पीछे पढ़ा था k रिप्रेजेंट्स एनी कांस्टेंट, ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे 1 क्यों नहीं लेते?
बेटा हमारी मर्जी है, हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 इसलिए लिया ताकि हम 1 ले सकते हैं, 1 के साथ समझना आसान है, ठीक है। सो y0 रिप्रेजेंट करता है xz प्लेन को, y is equals to 1 रिप्रेजेंट करता है प्लेन पैरेलल टू xz प्लेन को। सबसे पहले हमारे पास जो कुछ क्वाड्रिक सर्फेसेस होती हैं, दैट इज हम अगर एलिप्सॉइड को यहाँ पे स्टडी करें तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रॉब्लम ये है, आइडेंटिफाई द सरफेस बाय स्केचिंग आउट ट्रेसेस ऑन डिफरेंट कोऑर्डिनेट प्लेन्स। सबसे पहली बात तो ये कि आपने इसको सरफेस को पहले आइडेंटिफाई करना है, और जाहिर है ये ट्रेसिंग इस तरह की स्केचिंग आपको एज इट इज दी तो नहीं जाएगी परफॉर्म करने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर इसको स्टडी करना है कि ये एलिप्सॉइड बनता कैसे है, ठीक है। तो एलिप्सॉइड की इक्वेशन पहले आप क्लास याद कर लें। अगर इस इक्वेशन को जो पिछली साइड पे हमारे पास जनरल फॉर्म लिखी हुई थी उसके साथ कंपेयर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बेसिकली वहीं से रिड्यूस होती है। कंडीशन इस पे ये है कि जो यहाँ पर 3 कॉन्स्टेंट्स हैं वो इस कंडीशन को फॉलो करें दैट b is greater than c and c is greater than a, राइट। सो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वी नोट दैट xy ट्रेस का मतलब क्या होगा कि z is equals to 0 हमने लेना है, तो ये हमारे पास एक इलिप्स बनती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर z को 0 ले लें तो हमारे पास एक इलिप्स बनती है। हमने z को इसलिए 0 लिया, मैंने आपको बताया था कि आपने स्पेस से सबसे पहले प्लेन में आना है तो तभी उसका आपको ट्रेस मिलेगा ना। सो सिमिलरली फॉर ट्रेस z is equal to 1 we get this। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने z को 0 नहीं लेना, मैं z को 1 लेना चाहती हूँ, तो मेरे पास ट्रेस ये बनेगा। जस्ट इसको आपने सिंप्लीफाई किया है, which is an ellipse of shorter width respectively for z is equals to k। यानी आप इसको एक्सीड करते चले जाए। हम ये क्यों कर रहे हैं, हमने z is equals to 0 लिया तो ये आपको एक इलिप्स नजर आ रही है ब्लू कलर में, हम ओरिजिन के ऊपर बैठे हुए हैं। हमने क्योंकि z को 0 ले लिया है, करते करते मैं z की वैल्यूज लेती चली जा रही हूँ तो ये मैं ऊपर जाती जा रही हूँ, ठीक है। और ये आप देखें कि मेरे पास इलिप्स जो बन रही है वो स्मॉल होती चली जा रही है। एंड इफ यू हैव नोटेड दैट कि हम यहाँ पर अभी k की सारी वैल्यूज पॉजिटिव ले रहे हैं। अब जरा नेक्स्ट देखें। अब अगर मैं वही z की वैल्यूज नेगेटिव लेना शुरू कर देती हूँ तो फर्क क्या होगा कि मैंने इस ओरिजिन से नीचे जाते चले जाना है। अब अगर मैं इन सारी कर्व्स को ज्वाइन करूं तो मुझे बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि मेरे पास एक इलिप्स टाइप की शेप ही बनती है। लेकिन फर्क ये है कि हम जो सिर्फ इलिप्स प्लेनर कर्व लेते थे हम 2D में ड्रॉ करते थे, और जो अब हम ले रहे हैं हमने इसको 3D में देखना है। जो 2D में इस तरह की शेप होती थी जिसकी विड्थ नहीं लेते थे वो हमारे पास होती थी इलिप्स। अब हम विड्थ ले रहे हैं तो यह है इलिप्सॉइड, ठीक है। तो 3D में इसको इलिप्सॉइड इसलिए कहेंगे कि ये एक पूरी फिगर है जिसमें हमने इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, एवरीथिंग डिस्कस करनी है। So, however, if we take other traces, we can easily determine at each trace result into an ellipse। मैंने आपको बताया था कि इसकी कोई भी जनरेटिंग कर्व आप ले लें तो कोई भी ट्रेस ले लें तो वो आपके पास एक इलिप्स बनेगी, राइट। सो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नीचे उन्होंने दी है कि आप ट्रेस किस टाइप का लेंगे तो आपके पास वो इलिप्स ही बननी चाहिए। और रिमेनिंग कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे इलिप्सॉइड के हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। इलिप्सॉइड की जनरल इक्वेशन ये होती है और इसमें आपके पास सब वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक हैं, यानी सबकी पावर 1 है, और सबके सब वेरिएबल्स में जो आपके पास कोफिशिएंट है वो आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। कुछ यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री में देख लें, इसकी यहाँ पर शेप आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही होगी। आप इसकी कोई भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो वो आपके पास एक इलिप्स ही बनती है। सेंटर इसका 0 0 0 पे होता है क्योंकि सेंटर तो यहाँ से पता चलता है x-0 होल स्क्वायर लिखा है, y-0 होल स्क्वायर लिखा है, z-0 होल स्क्वायर है, राइट। और x इंटरसेप्ट आप सबको पता होना चाहिए कि x इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। सो x इंटरसेप्ट आपको गिवन है, y इंटरसेप्ट पता है, z इंटरसेप्ट पता है। एंड सिमिलरली अगर ये आपकी एक तरह से एक्सरसाइज है, इसको जरा खुद से ट्राई कीजिएगा। यू हैव टू डिस्क्राइब द सरफेस 4x² + 4y² + z² + 8y - 4z इज इक्वल टू -4। जिस तरह से हमने अभी इस इलिप्सॉइड को डिस्कस किया है उसी तरह आपने इस इक्वेशन को भी डिस्क्राइब करना है। जिस तरह से यहाँ पर हमने इंटरसेप्ट्स बताए हैं, ऊपर हमने ट्रेसेस बताए हैं, तो उसी तरह से आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। यस क्लास, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। ये नेक्स्ट जो हमारे पास स्फीयर आ रहा है ना, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ।